नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर में। जैसा कि आप जानते हो, पिछली बार पुलिस एग्ज़ाम के 2 पेपर हुए थे, तो ये दूसरे पेपर का रीजनिंग पोर्शन मैं आपके लिए लेके आया हूं। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कल मैं मैथ का फ्री कोर्स लेके आ रहा हूँ एग्ज़ाम वॉरियर में, जिसमें मैं आपको एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैथ का फ्री कोर्स लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको हर एक वो सेक्शन करवाऊँगा मैथ का जो एचपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जाता है। तो चलिए इस रीजनिंग को करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ कहा गया है कि 6 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई और एफ ने अलग अलग चॉकलेट खरीदी, जैसे स्निकर, मंच, जेम्स और कैडबरी। उनमें से प्रत्येक ने अलग अलग संख्या में पैकेट खरीदे, जैसे किसी ने 1, किसी ने 2, किसी ने 3, किसी ने 4, किसी ने 5। आगे कहा गया है कि 2 से अधिक व्यक्तियों ने एक ही वस्तु या समान संख्या में वस्तुओं को नहीं खरीदा। जैसे कहने का मतलब है जैसे कि 2 व्यक्ति ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ कहा है कि जेम्स, ये केवल 2 व्यक्ति ले सकते हैं, तीसरा व्यक्ति यहाँ इसे नहीं ले सकता। जैसे अगर कहा जाए कि जैसे यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि ए डी ने समान संख्या में पैकेट खरीदे, जैसे यहाँ ए डी ने समान संख्या में पैकेट खरीदे, जैसे 2, 2, तो यहाँ पर तीसरा ऐसा व्यक्ति नहीं आएगा जिसने 2 खरीदा है, क्योंकि जो ये सेम संख्या आएगी, समान संख्या केवल 2 व्यक्तियों के साथ ही आएगी, तीसरे के साथ नहीं आएगी। तो इस तरह की बात यहाँ पर कही गई है इस वाली लाइन में। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने बनाने हैं 6 व्यक्ति। सबसे पहले आपने ए को लेना है, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहता हूं कि जब आप इस तरह के क्वेश्चन करते हो तो आपने जो परफॉर्मा बनाना है रीजनिंग का, इस तरह का होना चाहिए वो, और हर बार इसी तरह का आपने करना है। क्योंकि जब आप इस तरह से क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन क्या होता है, बहुत आसान लगता है करने में। इस तरह से पॉसिबिलिटीज़ आप और भी बना सकते हो, जैसे 3-4 लाइन और खींच सकते हो आप। तो सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है कि सी ने मंच के पैकेट खरीदे। जो सी है उसने मंच के पैकेट खरीदे, इसने मंच खरीदा। आगे बात कही गई है ए कैडबरी के पैकेट नहीं खरीदता है। तो जो ए है वो हमारा, यहाँ पर मैं कैडबरी के लिए स्केल लगा लेता हूँ। यहाँ पर कैडबरी के पैकेट इसने नहीं खरीदे, ए के पास कैडबरी नहीं आएगा। आगे कहा गया है कि बी ने 1 पैकेट खरीदा, संख्या दी गई यहाँ पर 1, तो यहाँ पर बी ने 1 पैकेट खरीदा। ए और डी ने समान संख्या में खरीदा, मतलब ए जितना खरीदेगा उतना ही डी खरीदेगा, या फिर डी जितना खरीदेगा उतना ही ए खरीदेगा। 2 व्यक्तियों ने जेम्स के पैकेट खरीदे, तो जेम्स हमारे 2 व्यक्तियों ने खरीदे। आगे कहा गया है कि केवल एक व्यक्ति ने पर्क के 5 पैकेट खरीदे हैं। केवल एक व्यक्ति ने पर्क के 5 पैकेट खरीदे, इसे भी नोट करके रख लें। फिर कहा है कि ई ने 2 जेम्स के पैकेट खरीदे। ई है, इसने जेम्स के पैकेट खरीदे 2। आगे कहा गया है कि कैडबरी के पैकेट स्निकर के पैकेट की संख्या से अधिक खरीदे गए, लेकिन मंच के पैकेट की संख्या से कम खरीदे गए। अब जो ये लाइन थी, पूरा क्वेश्चन इसी लाइन से सॉल्व हुआ है। आप सोचोगे कैसे, तो मान लीजिए जैसे यहाँ पर कैडबरी है, यहाँ पर मैं के लेता हूँ कैडबरी के लिए। कैडबरी के पैकेट स्निकर के पैकेट की संख्या से अधिक है, मतलब स्निकर से ये ज़्यादा है, स्निकर से ज़्यादा है, लेकिन मंच के पैकेट की संख्या से कम खरीदे गए। कौन कम खरीदे गए, वो है कैडबरी के पैकेट। तो मतलब सबसे बड़ा यहाँ पर हमारा होगा मंच। लेकिन अगर आप देखोगे कि सबसे बड़ी संख्या यहाँ हमारी 5 है, और यहाँ साफ साफ बताया गया है कि केवल एक ही व्यक्ति ने 5 पर्क के पैकेट खरीदे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मंच से भी बड़ा है हमारा पर्क। पर्क ने हमारे 5 खरीदे, तो मंच के लिए यहाँ पर 4 आएगा, क्योंकि कैडबरी से बड़ा है। इसके लिए यहाँ पर ये 3 आएगा। और अब यहाँ पर स्निकर, स्निकर के लिए यहाँ पर 1 भी आ सकता है, लेकिन आप देख सकते हो 2 यहाँ पर नहीं आएगा। 2 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 2 तो जेम्स ले रहा है। जो जेम्स है उसके लिए 2 संख्या यूज़ की गई है, तो यहाँ पर स्निकर के लिए 1 ही बचती है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो चुका है। अब आप देखोगे कैसे, जैसे यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर आप देख सकते हो स्निकर उस बंदे ने लिए जिसने केवल 1 संख्या ली गई है, तो 1 संख्या बी ने ली है, तो स्निकर हमारा यहाँ पर आएगा। अब ऊपर क्वेश्चन कहा गया है कि जो ए ने कैडबरी के पैकेट नहीं खरीदे, मतलब कैडबरी यहाँ पर नहीं आएगा। तो यहाँ पर बचता क्या क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास बचता है, एक तो हमारे पास यहाँ पर जेम्स बचता है, एक हमारे पास कैडबरी बचता है, और एक पर्क। ये 3 चॉकलेट यहाँ पर आ सकती है, लेकिन पर्क यहाँ पर आ ही नहीं सकती। अगर यहाँ पर पर्क 5 आएगी तो डी में भी 5 लेना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि केवल एक ही व्यक्ति ने पर्क के 5 पैकेट खरीदे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पर्क हमारा ना तो ए में आएगा ना हमारा डी में आएगा। तो इसके लिए जगह बचती है एफ़ के पास के लिए। तो पर्क हमारी यहाँ आएगी और संख्या दे दी 5। पर्क हमारे पास यहाँ आ गई। अब ऊपर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो ए है, ए के पास कैडबरी के पैकेट नहीं आएंगे। कैडबरी नहीं आएगी तो कैडबरी के लिए 1 जगह बचती है जो कि डी के पास है, तो कैडबरी हमारी यहाँ आएगी। और कैडबरी की संख्या आपको पता है, कैडबरी हमने खरीदी है 3 संख्या में।
और मंच खरीदी गई है 4 में, तो मंच के लिए 4 यूज़ होगा। ए के लिए एक जगह बचती है जो कि जेम्स है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 व्यक्तियों ने जेम्स के पैकेट खरीदे, तो जेम्स के 2 पैकेट, यहाँ जेम्स के पैकेट ए ने खरीदे हैं और ई ने खरीदे हैं, 2 व्यक्ति हो चुके। और ए और डी ने समान संख्या में पैकेट खरीदे, जितने ए ने खरीदे उतने डी ने खरीदे, मतलब डी ने अगर 3 खरीदे तो ए ने भी 3 ही खरीदे होंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसने कैडबरी चॉकलेट खरीदी। तो कैडबरी किसने खरीदी है, तो हमारे पास कैडबरी खरीदी है। यहाँ पर कैडबरी के लिए मैंने के लगाया, तो यहाँ पर डी ने खरीदी है। तो यहाँ ऑप्शन जो ठीक आएगा वो आएगा हमारे पास ऑप्शन बी, क्योंकि डी ने खरीदी है। आगे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस जोड़ी ने समान संख्या में पैकेट खरीदे, तो क्वेश्चन में दिया गया है क्योंकि ए डी ने समान संख्या में खरीदे, तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा ठीक हो गया यहाँ पर। इसमें तो ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित, ये क्वेश्चन हो चुका है। अब आगे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसने पर्क चॉकलेट खरीदी। तो पर्क चॉकलेट किसने खरीदी है, तो अगर आप यहाँ देखोगे पर्क जो खरीदी है ये खरीदी है हमारी एफ़ ने, क्योंकि पर्क के लिए मैंने पी साइन का यूज़ किया है, तो यहाँ पर एफ़ ने खरीदी है। तो ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर जहाँ एफ़ है जो कि डी है, इसने हमारी पर्क चॉकलेट खरीदी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सी और डी द्वारा खरीदे गए पैकेट की संख्या में कितना अंतर है। जो सी और डी ने खरीदी है पैकेट की संख्या, उसमें कितना अंतर है। सी ने कितनी खरीदी है, सी ने 4, डी ने कितनी खरीदी है, डी ने 3 खरीदी है, तो 1 का अंतर है। तो ऑप्शन आप वहाँ टिक लगाएं जहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा ठीक आएगा। अब कहा गया है यहाँ पर एफ सी और डी द्वारा एक साथ खरीदे गए पैकेट की संख्या का औसत संख्या कितनी है। औसत पूछा गया यहाँ पर किस किस का, यहाँ पूछा गया एफ सी डी का। तो आप यहाँ देखोगे एफ़ ने कितनी खरीदी है, एफ़ ने 5 खरीदी है। सी ने कितनी खरीदी है, सी ने 4 खरीदी है। और डी ने खरीदा है 3। इसका औसत पूछा गया है। औसत कैसे निकालते हैं, इसका योग कीजिए और उसको कुल संख्या से, कुल दी गई नंबरों से डिवाइड किया। तो यहाँ पर 3 नंबर है तो 3 से डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि एफ सी डी यहाँ पर 3 नंबर है, तो यहाँ पर आएगा आपका 12 को अगर आप 3 से करोगे तो ये आपका 4 आएगा, तो औसत संख्या आपकी 4 आएगी। तो जहाँ पर ऑप्शन 4 दिया गया है वो ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा ये वाला क्वेश्चन। अब आप पेपर में देखोगे तो ये क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर का, और देखा जाए तो ये उतना खास मुश्किल नहीं है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से करोगे। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मैं आपको इस तरह के ही क्वेश्चन करवाऊँगा, जिससे कि आपके लिए मददगार साबित होगा जब आप पुलिस के। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि दिया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि 5000 में से कुछ राशि 10% प्रति वर्ष और बाकी राशि 20% प्रति वर्ष पर उधार दी गई है। अगले 2 सालों में इन दोनों राशियों पर जो साधारण ब्याज मिला है, मतलब क्वेश्चन हमारा सिंपल इंटरेस्ट का है, वो मिलता है 1700 रुपये था। तो कितनी राशि थी जो 10% प्रति वर्ष उधार दी गई, मतलब जो हमने 10% में जो पहली राशि हमने जो दी गई वो कितनी थी जो हमने उधार दी गई है, जिस पे हमने इंटरेस्ट मांगा 10%। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन करने से पहले सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। साधारण ब्याज, जिसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मूलधन गुणा ब्याज की दर गुणा समय इनटू 100। इसका मतलब होता है जो राशि हमने उधार दी है, ये है जो इंटरेस्ट हमें उस पर मिल रहा है, और ये है कितने समय के लिए दिया गया है, टाइम। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 वैल्यू का निकालना हमने सिंपल इंटरेस्ट, जो पहली वैल्यू है और ये दूसरी वैल्यू। पहली वैल्यू में बोला गया है कि हमने कुछ राशि दी 5000 में से, और इंटरेस्ट मांगा हमने उस पर, जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो मांगा हमने 10%। और जो दूसरी राशि है उसमें जो हमने रेट मांगा ना, जो इंटरेस्ट रेट मांगा वो मांगा हमने 20%, है ना। और 20% में यहाँ कहा गया है कि 2 साल के लिए, दोनों में 2 साल के लिए। जो यहाँ पर टाइम है, यहाँ भी 2 साल है, यहाँ भी टाइम 2 साल है। तो हमें फाइंड करना है मूलधन, जो हमने जो प्रिंसिपल है हमारा वो हमने यहाँ पर फाइंड करना है कि कितनी राशि हमने उधार पर दी है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम मान के चलेंगे कि जो हमने जो राशि उधार पर दी है, अगर मैं वो x मान कर चलूँ तो यहाँ पर हम उसको मानेंगे 5000 माइनस x, क्योंकि जो वैल्यू यहाँ देने के बाद बचती है वही हमने यहाँ पर उधार में दी गई है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन करता हूँ। ये आपको पता लग चुका कि रेट कितना है, इंटरेस्ट कितना पड़ा इस पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे पहले वाले में, मान लीजिए हम यहाँ पर अगर वैल्यू x मानते हैं, रेट यहाँ पर दिया गया है 10 और समय दिया गया है 2 साल का। इसमें जमा करेंगे हम दूसरी वैल्यू को, जिसमें बताया गया है कि
जो 5,000 जो राशि है 10% ब्याज पर कुछ राशि दी और उसके बाद जो बचती है वो हमने 20% रेट पर दी है उधार। तो मतलब 5,000 में से जो राशि हमने पहले उधार पर दी उसमें से जो बचती है वो हमने यहाँ पर उधार में दी, जिसमें हमने रेट मांगा 20% और 2 साल के लिए दी, और बराबर है इन दोनों से हमें ब्याज कितना मिल रहा है। जो साधारण ब्याज इन दोनों राशियों का मिला हमें वो मिला 1700। अब आप इसे सॉल्व करोगे, यहाँ से 1 0 से 1 0 कट, 2 पंजे 10, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आएगी, ये आएगी हमारी x बटा 5। यहाँ करोगे आप तो यहाँ देखोगे आप 1 0 से 1 0 गया, 2 पंजे 10, तो यहाँ पे 2 बचता है। इस 2 को अगर मैं गुणा करूँ यहाँ से तो ये बनेगा आपका 10,000 माइनस में 2x बटा 5 और बराबर है 1700। अब क्या करता हूँ मैं कि यहाँ पर इन दोनों का मैं एलसीएम ले लेता हूँ, क्योंकि जब यहाँ पर नीचे वाली जो संख्या वो समान होती है तो यहाँ पर वैल्यू इस तरह से पुट की जाती है, x जमा 10,000 माइनस 2x बराबर है 1700। अब इस 5 को मैं यहाँ ले जा सकता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ ले जाएंगे तो ये गुणा का बन जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी x प्लस 10,000 माइनस 2x बराबर है, अगर इसको गुणा किया जाए 1700 को 5 से तो ये बनता है 8500। तो अब हम इस 10,000 को यहाँ ले जाएंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि 10,000 प्लस का अगर यहाँ जाएगा तो ये माइनस का बन जाएगा। 10,000 को अगर यहाँ ले जाएंगे तो ये माइनस होगा। तो करते हैं क्वेश्चन x, यहाँ पर बचेगा माइनस 2x, तो यहाँ पर 8500 है, और 10,000 अगर यहाँ पर माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू बचेगी माइनस x, और यहाँ पर आएगा माइनस 1500। माइनस से माइनस कट, तो यहाँ पर x हमारे पास आ चुका है 1500। मतलब जो वैल्यू हमने 10% ब्याज पर दी गई थी, 10% रेट पर दी थी, वो है हमारे पास 1500। तो अब आप ऑप्शन में देखोगे कि जहाँ 1500 आ रहा है, ये आपका ऑप्शन में 1500 आया, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर ठीक होगा। पेपर में आपको इतना बड़ा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं मैथ का कोर्स शुरू करूँगा तो मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बताऊँगा, क्योंकि सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको बेसिक करवाऊँगा, उसके बाद मैं आपको इसकी शॉर्टकट ट्रिक लेके आऊँगा, जिसमें आप मात्र 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ पर गुणा भाग का है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर वैल्यू दी गई है 4 की घात 3 जो कि गुणा हो रही है, फिर 16 की घात 4 से, फिर भाग 8 की घात 2 बराबर है 2। मतलब ये इसके बराबर आना चाहिए। तो इसे सॉल्व करोगे, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है जो दिया है, अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पर दिया गया है और इन सब को सॉल्व करने के बाद ये बराबर आना चाहिए, जिसमें 2 की घात कितनी होगी। तो यहाँ पर अब इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे, तो अगर आप यहाँ पर इससे 4 को बाहर निकालोगे तो इसमें यहाँ पर इसका आधा होता है, तो यहाँ पर आपका आएगा 2 आएगा, जिसकी पावर q है। अगर आप यहाँ पर 16 का करोगे तो 16 को अगर यहाँ पर ये 4 का स्क्वायर है तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर 4 आएगा, और 4 यहाँ पर बचेगा, और यहाँ आएगा 8 की घात 2 जो कि हमें फाइंड करना है इसके बराबर। तो यहाँ अगर आप यहाँ क्वेश्चन ध्यान से करोगे तो ये आएगा हमारा, ये 8 आएगा, ये हमारे पास आएगा 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 का आएगा हमारे पास 256। तो ये हमारे पास 256 आएगा। तो यहाँ पर इसे हम लिखते हैं, तो इसे लिखेंगे 256 और ये आएगा 64। तो अगर यहाँ पर इसे डिवाइड करोगे, अगर आप इसे 4 से डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास 256 आएगा, क्योंकि 64 चौके 256 होता है। अब यहाँ पर हमारे पास संख्या बचती है 8 4। तो यहाँ आप देखोगे ये 32 है, तो यहाँ पर कितनी घात लगाई जाए जिससे ये 32 के बराबर होगा। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32, मतलब 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा, तो ये बराबर होगा अब जब इसकी घात यहाँ पर 5 लगेगी, जब पावर 5 आएगी तो ये इसके बराबर है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा ठीक होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो ऑप्शन बी है वो हमारा यहाँ पर ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक विद्यार्थी है, राम की 5 अलग अलग परीक्षाओं का औसत है
46.5, मैं इसे पहले मिटा देता हूँ। अब यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। यहाँ कहा गया है कि जैसे राम जो है एक लड़का है, उसकी 5 अलग अलग परीक्षाओं का औसत है 46.5। बाद में यह ज्ञात होता है कि उसके 2 स्कोर 38 की जगह 40 कर दिए गए हैं और 36 की जगह 32 लिखा गया है, और जहाँ 36 आना था वहाँ पर 32 किया गया है। तो अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो जो राम का एक्चुअल नंबर है, जो उसने नंबर गेन किए थे, अगर आप यहाँ देखोगे कि उसके 38 की जगह 40 लिखे गए हैं। जैसे उसने 38 लिए थे नंबर, उसने 38 लिए थे लेकिन गलती से वहाँ पर 40 लिखे, और नीचे कहा गया है कि 36 की जगह 32 लिखे गए, उसने 36 लिए थे लेकिन 32 लिखे गए। जब आप इनका योग करोगे तो ये हमारे पास आएगा 74, ये आएगा हमारे पास 72। मतलब ये वो संख्या है जो गलत लिखी गई है, ये वो संख्या है जो उसने एक्चुअल में गेन की थी। तो मतलब यहाँ पर माइनस किया जाएगा तो यहाँ पर -2 यहाँ पर कम लिखा गया है, 2 अंक यहाँ पर कम लिखे गए हैं राम के संबंध में, 2 अंकों का डिफरेंस पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर 2 अंकों का डिफरेंस पड़ रहा है कितने सब्जेक्ट में, जो कि है 5। 2 अंकों का डिफरेंस पड़ रहा है 5 सब्जेक्ट के संबंध में। तो अगर आप इसे 5 से भाग दोगे तो ये आएगा आपके पास 0.4। तो जब आप इस 0.4 को 46.5 में 0.4 को ऐड करोगे तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ये उसका एक्चुअल औसत है। तो आपका ये ऑप्शन दिया गया है बी में, तो ये आपका ऑप्शन बी ठीक हो जाता है। तो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। तो यहाँ पर कहा गया है कि ए एक कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। कोई काम है जो वो 12 दिन में पूरा करता है। बी 20% ज़्यादा कुशल है ए से। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए ए 100% है तो बी है उससे 20% ज़्यादा, तो मतलब 120। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 5 और 6। मान लीजिए अगर ए एक काम को एक दिन में 5 करता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बोलता हूँ मैं कि कुर्सियाँ बना रहा है, तो यहाँ पर ए एक दिन में 5 कुर्सी बना लेता है, लेकिन बी एक दिन में 6 कुर्सी बना लेता है, क्योंकि वो उससे 20% मतलब 1% एक कुर्सी वो ज़्यादा बना लेता है उससे। तो आप यहाँ देखोगे कि ए एक कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, तो वो एक दिन में 5 कार्य करता है, तो 12 दिन में उसने 60 काम पूरे किए होंगे। जैसे मतलब कुर्सी का एग्जांपल ले लें तो उसने 60 कुर्सियाँ बना लिया 12 दिन में। एक दिन में 5 बना लेता है और 12 दिन में उसने 60 कुर्सियाँ बना लिया है। उस 60 कुर्सियाँ उसको बनाने को दी थी किसी ने। अब बात की जाए यहाँ पर बी की, तो बी उसी काम को, अगर बी की बात की जाए तो वो 6 बनाता है एक दिन में, तो इसका मतलब 10। तो जो बी को 12 कुर्सी बनाने में समय लगता है 10, और एक दिन का काम जो उसका है वो है 6। बी एक दिन में 6 कुर्सियाँ बना लेता है। आगे क्वेश्चन में लिखा गया है कि अगर सी उसी कार्य को बी से 6 दिन ज़्यादा में करता है, तो सिंपल सी बात है, सी उसी कार्य को बी से 6 दिन ज़्यादा करता है। जैसे मतलब 10 दिन बी ले रहा है तो इससे 6 दिन ज़्यादा, तो मतलब 16। तो वो उसी काम को 16 दिन में कर रहा है, तो 60 कुर्सियाँ बनानी उसने 16 दिन में, तो एक दिन में वो कितनी कुर्सियाँ बना लेता है, तो इसका अगर आप करेंगे तो 3.75। जो सी है वो एक दिन में 3.75 मतलब 3.75% कुर्सियाँ बना लेता है। मतलब 3 कुर्सी बना लेता है और एक कुर्सी को वो 75% बना लेता है, लेकिन 100% नहीं कर पाता पूरा। तो आगे क्वेश्चन में कहा गया है अगर बी और सी उसी कार्य को मिलकर करे तो वो कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो बी और सी अगर मिलकर करेंगे तो सबसे पहली बात, बी एक दिन में 6 बनाता है और सी एक दिन में 3.75 कुर्सियाँ बना लेता है। तो एक दिन में वो कितनी कुर्सियाँ बना ले रहे हैं, तो एक दिन में वो 9.75 बना रहे हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसको कि वो एक दिन में बी सी को कहा है कि अगर वो मिलकर काम करे तो वो काम कितने दिन में ख़त्म करेंगे। बी एक दिन में 6 बना लेता है और सी एक दिन में 3.75 बना लेता है। तो टोटल एफिशिएंसी बी सी की मिलकर हो गई है 9.75। टोटल कुर्सियाँ उन्होंने 60 बनानी है। अगर आप इसको इससे गुणा करोगे, अगर इसको इससे आप भाग करोगे तो ये आ जाता है 6 से ही कुछ आ जाता है, ये इस तरह की वैल्यू हो जाती है। तो आप यहाँ अगर ऑप्शन में देखोगे तो ये आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा, जो आपका डी है ये आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू अगर आप करोगे तो ये पॉइंट में लंबी चली जाएगी। तो ये आपका 6.512 ऐसा कुछ आता है ये, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर एस्टिमेटेड है, तो ये मिल रहा है इससे, तो ये आपका ऑप्शन ठीक हो जाता है। तो ये थे आज की वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो में अगर कोई क्वेश्चन मैंने गलत करवाया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं।
और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कल से मैं मैथ की क्लासेस फ्री में यहाँ पर शुरू करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बेसिक से लेकर आपकी मैथ शुरू करूँगा, जिसमें सबसे पहले मैं आपको सिंप्लीफिकेशन बताऊँगा, सरलीकरण, फिर धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाते बढ़ाते आपको मैं एडवांस लेवल का मैथ भी करवा दूँगा, जो कि एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा आपकी तैयारी में। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें